ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, यहीं की मिट्टी में उपजे अनाज हम खा रहे हैं और मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला यहीं पर दफन होने वाला। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे, एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहाँ के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं। एक आदमी आके कहता है कि हम मुसलमान बहनों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इंसाफ दिलाओगे ठीक है, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाओगे? मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कठुआ में हमारी बहन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? हिंदू भाइयों, आप अपनी सरकार से कभी यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो? आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हो? आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते हो? हमारी बात तुम कब करोगे? दो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं और उनको उनके प्रोपोर्शन में टिकट नहीं देती हैं। वो आज नोट करके रख लें कि कल उनको एक नहीं 2 MIM का सामना करना पड़ेगा। एक AIUDF का नहीं, कई AIUDF का सामना करना पड़ेगा। एक IUML का नहीं, कई AIUML का सामना करना पड़ेगा। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आज आप देखते होंगे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऑप इंडिया है और इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। यह रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी। इसमें OM नाम का एक अलग कैटेगरी है, अदर माइनॉरिटीज, उनके बारे में भी यह रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या कहता है? पूरा एक पिक्चर खींचता है और कहता है कि माइनॉरिटीज की हालत तो खराब है, लेकिन स्पेशली जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर इनको अच्छे तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया तो आने वाले 10-15 सालों में यह भारत के नए दलित बनेंगे। चाहे लिटरेसी रेट हो, हायर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे इंडिकेटर्स पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट, एक अलग से मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू किया। मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद अलग से बजट एलोकेशन होता था, खर्च होता था, उसका मॉनिटरिंग किया जाता था और ये सारे माइनॉरिटीज पे खर्च होता था, सिर्फ मुसलमानों पे खर्च नहीं होता था। उस वक्त कहा जाता था, जो यहाँ के दानिश्वर हैं भारत के, वो कहा करते थे कि यहाँ के माइनॉरिटीज आज एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, यानी ऐसे नागरिक हैं जिनके विकास के बारे में बात होती है। लेकिन 2014 के बाद जो हालत है पूरी तरह से तब्दील हो गई। आज हम क्या देखते हैं? मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको कैसे डेमोनाइज किया जाए। बात बात में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन। और 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार ने जो स्कीमें चलाई थी उनको धीरे धीरे करके उनको बंद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इन सारी चीजों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ एक इशू पे जिक्र करूंगा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आप समझते हैं कि एक आदमी को एक झुंड मार देता है, यह इतनी आसान बात नहीं है। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। यह जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ चैलेंज है, उनको खुला एक चुनौती है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे, एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहाँ के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे पास कितने भी संविधान हो, कितने भी कानून हो, उनको हम नहीं मानते और हम सरेआम हत्या करेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी खामोशी, आपने सुना होगा ना, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। जो लोग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च पद पे बैठे PM हो, HM हो
चाहे वो सरकार का सीएम हो, चाहे सरकार वह स्टेट का एचएम हो, होम मिनिस्टर हो, अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको समर्थन करता है। साधारण बात तो कम से कम बोली जानी चाहिए। अगर किसी की हत्या होती है तो कम से कम इतना तो कहा जाए कि यह हत्या जो है ये एक जघन्य अपराध है, इसकी हम जांच करेंगे, आरोपियों को सजा देंगे। इतना भी सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ये बात नहीं कहता। और ये मॉब लिंचिंग की वजह से भारत की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है। जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं खुले कानून को चैलेंज कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि हम आज 21वीं सदी में नहीं, हम 14वीं 15वीं सदी में रह रहे हैं। वो यह नहीं दिखा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम यहां नहीं रह रहे हैं, हम अफ्रीका के कल्चर को मान रहे हैं। ये एक मॉब लिंचिंग एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। आजकल टारगेटेड लेजिस्लेशन का जमाना है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सीएए हो, लव जिहाद हो, एंटी कन्वर्जन लॉ हो, ये सारे जो कानून बने हैं इनको अगर तरीके से देखा जाए तो दिस ऑल एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक की बात ली जाए तो हमारी बहनों ने सड़कों पर आकर के कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, दानिश्वरों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकेडमिशियंस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक आदमी आके कहता है कि हम मुसलमान बहनों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इंसाफ दिलाओगे ठीक है, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाओगे? मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कठुआ में हमारी बहन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ट्रिपल तलाक इसलिए लाया गया ताकि करके नौजवानों को किसी तरह से पकड़ करके जेल में डाला जाए। आज आप देखिए लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग कानून बन रहे हैं, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में, कभी महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसके पहले आए थे इसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो एक केंद्रीय मंत्री से हम लोग मिले। उन्होंने कहा कि कन्वर्जन होगा तो कानून तो बनेगा। मैंने कहा सर आपको लगता है कि कन्वर्जन अगर राष्ट्रीय समस्या है तो नेशनल लेवल पे एक ही कानून क्यों नहीं बनता है कि हर राज्य में कानून बन रहा है? मैं मानता हूं कि कानून बन जाए, और कानून किस लिए बनता है? अगर कोई डरा करके धर्म परिवर्तन करता है, कोई इंड्यूसमेंट से धर्म परिवर्तन करता है, कोई लालच दे करके धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो लोग खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी होगी, जो लोग खुलेआम कहते हैं कि इतने लोगों को हम कन्वर्ट करेंगे, जो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की बहन बेटियों को हम शादी करके उनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनके खिलाफ लव जिहाद का कानून क्यों नहीं काम करता? तो कहने का मतलब है कि जब कायदे कानून जिस परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, जिस माहौल के साथ बनते हैं, उसी तरह से काम होता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, लव जिहाद हो, कन्वर्जन का कानून हो, ये जब बना है तो जिस पर्सपेक्टिव में बना है, जब ये फील्ड में आता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहे कितना भी धर्म गलत तरीके से कर दे परिवर्तन, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं होगी। और लीगल तरीके से कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, और उसको 10 बार ठोका ठटाया जाता है कि भाई सही में बनना चाहते हो, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है, कोई तुमको लालच तो नहीं दिया है, अपनी मर्जी से बन रहे हो, अफिडेविट साइन कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी उस पर कार्रवाई हो। मैं बोलना चाहता हूं हिंदू भाइयों को, हमारे बड़े भाई हैं इस देश में, उनके साथ हम इस देश को शेयर करते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, ये सरकार जब से 2014 से आई है और आज 9 साल पूरा हो रहा है, 9 साल मुसलमानों का बुरा हाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार से कभी यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हो?
आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते हो? हमारी बात तुम कब करोगे? मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपने कभी पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? पेट्रोल और डीजल जो 60-65 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे, आज 100 रुपए के ऊपर कैसे चले गए? गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था, आज 1000 के ऊपर कैसे मिलता है? आज हम इसलिए नाकामयाब हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी हमसे मिल करके रहना चाहते हैं, जो सेकुलर तरीके से रहना चाहते हैं, उनको हम यह समझाने में नाकाम हुए हैं कि यह सरकार आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और 2014 में तरह तरह के जो वादे करके आए थे, उनका क्या हुआ? जो वादे किए गए थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इतने बड़े बड़े तुमने कस्में खाई थी, इतने बड़े बड़े तुमने इरादे किए थे, क्या हुआ उसका? लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं माइनॉरिटीज। मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए इस सरकार से? हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें भेदभाव से आजादी दो, हमें गरिमा और डिग्निटी के साथ रहने दो। जैसे आपने कहा कि बजट का 5वां हिस्सा हमारा है, दलितों के लिए सब प्लान है, जिनको 2% एलोकेट किया जाता है पूरे यूनियन बजट का। ट्राइबल्स के लिए 1.25% एलोकेट किया जाता है ट्राइबल सब प्लान के लिए। और देश में 20% माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए पता है आपको कितना एलोकेट होता है? 0.2% ऑफ द यूनियन बजट। हमारा मानना है कि माइनॉरिटीज के लिए भी एक सब प्लान क्रिएट किया जाए और उनके आबादी के हिसाब से यूनियन बजट से उनको एलोकेट किया जाए। आपके पास जो पैम्फलेट दिया गया है, उसमें जो आखिरी जो मुद्दा है, इसके पहले हम लोगों ने उस पर चर्चा करके ऐड करवाया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। आप देखते हैं कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस इस तरह से हैं कि सिख भाई हमारे, उनकी आबादी के हिसाब से पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनका थोड़ा कम है, लेकिन मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। पार्लियामेंट में आज 25 एमपीज हैं। कितने एमपीज होने चाहिए? 78 एमपीज होने चाहिए। 78 एमपीज के अगेंस्ट में सिर्फ 25 एमपीज हैं। सारे स्टेट असेंबलीज में वही हाल है। राज्यसभा में नदारद हैं, पावर सेंटर में नदारद हैं, और स्टेट्स हो या सेंटर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। ये सिचुएशन इसलिए है कि जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं, वो उन्हें टिकट नहीं देती। देश में 14.2% मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस कितना फीसद टिकट देती है? 6.5%। यानी लोकतंत्र की पहली ही सीढ़ी पे जब आप कदम रखते हैं तो आपके साथ अन्याय होता है। जो रीजनल सेकुलर पार्टीज हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा करके देती हैं, लेकिन वो भी अन्याय करती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 14.2% मुसलमान आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, और इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि कल जाकर के अगर आपने मुसलमानों को इसी तरह से पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया, उनको टिकट नहीं दिया, उनको एमएलए नहीं बनाया, उनको एमपीज नहीं बनाया, पॉलिटिक्स में उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो और एमआईएम पैदा होंगे, और एआईयूडीएफ पैदा होंगे, और मुस्लिम लीग। आज एक एआईएमआईएम है, एक एआईयूडीएफ है, एक आईयूएमएल है। कल जाकर के आपको दसों में इस संख्या को देखना पड़ेगा। और मैं ये बीजेपी को नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। मुश्किल से 1 या 2 पार्लियामेंट में इतना बड़ा 403 सीट्स का यूपी का असेंबली का इलेक्शन होता है, लेकिन एक भी मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती है। उनसे हमको कोई पॉलिटिकल उम्मीद नहीं है। लेकिन जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं और उनको उनके प्रोपोर्शन में टिकट नहीं देती हैं, वो आज नोट करके रख लें कि कल उनको एक नहीं 2 एमआईएम का सामना करना पड़ेगा। एक एआईयूडीएफ का नहीं, कई एआईयूडीएफ का सामना करना पड़ेगा। एक आईयूएमएल का नहीं, कई एआईयूएमएल का सामना करना पड़ेगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूं, सारे वक्ताओं ने कहा है ये देश हमारा है
हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, यहीं की मिट्टी में उपजे अनाज हम खा रहे हैं और मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला यहीं पे हम दफन होने वाले हैं। यहाँ की माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमान मेन स्ट्रीम में जाने के लिए तैयार है, सरकार से गुहार कर रहा है कि हमको मुख्य धारा में लो, लेकिन सरकार हो या विपक्ष हो उसको मुख्य धारा में लेने के लिए तैयार नहीं है। जो माइनॉरिटीज हैं वो मेजॉरिटी के साथ यूनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकता बनाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कोरोना के वक्त में मस्जिदें खोल दी गई थी, उनको कोरोना सेंटर बना दिया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। जगह जगह पे जब माइग्रेंट लेबर्स कड़ी धूप में जब माइग्रेट कर रहे थे तो हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे थे, उनको पानी और खाना दे रहे थे। गुरुद्वारे को खोल दिया गया था, उनको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे उनको बंद करके उनको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। कहने का मतलब है कि इस देश का माइनॉरिटी मेन स्ट्रीम में आना चाहता है और जो मेजॉरिटी जो है हिंदू उनके साथ यूनिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनको प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 20% आबादी को पीछे रख करके भारत वैसी प्रगति नहीं कर सकता जैसा वो डिजर्व करता है, और 20% आबादी को पीछे रख करके भारत कभी महासत्ता नहीं बन सकता। अगर भारत को इंटरनेशनल लेवल पे महासत्ता बनना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो राइट्स हैं उसको पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना पड़ेगा और उनके जो जायज हक हैं उनको देना पड़ेगा। और 20% आबादी को ऐसा लगे कि 20% वो बजट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब जाकर के भारत कहीं जाकर के महासत्ता बनेगा। एक बार और मैं कहना चाहता हूं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अ सिविलाइजेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज, और जब तक के देश के अल्पसंख्यकों को उनका ड्यू नहीं मिलेगा, उनका जायज हक नहीं मिलेगा, देश वैसी प्रगति नहीं कर सकता जैसा वो डिजर्व करता है।